जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम 17 अप्रैल यानी कल से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे और आपको ये वीडियो 100% ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसके हर एक ऑप्शन पे भी हमने इसका आंसर तैयार किया हुआ है। तो इसलिए ये इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर्मी अग्निवीर का ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, है ना। तो धैर्य रखकर पढ़िएगा और हो सके तो एक बार अगर ना समझ में आए तो दोबारा भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह आप लोगों के लिए अंतिम प्रहार है ना इस वीडियो का। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट करेगी, क्योंकि हर एक ऑप्शन पर आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें 30 ही क्वेश्चन का आंसर है। इसमें बहुत सारे, हर एक ऑप्शन पे ही आपको कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलेगी, कोई ना कोई आंसर, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 है पुराणों की संख्या। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है ना। मत्स्य पुराण जो होता है ये सबसे प्राचीन पुराण है। और उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो 108 है। कितनी है, 108 है, क्या है, उपनिषद हैं। और वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है ना। तो आप लोग हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन पुराण है। और उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, तो 108 है। और वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हर एक ऑप्शन पे आप लोगों को कोई ना कोई आंसर जरूर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एशिया। एशिया क्या है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब एशिया के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर है। और एशिया के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और पूरब में क्या है, प्रशांत महासागर है। और पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। भूटान क्या है, भारत का पड़ोसी देश है। और अन्य जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये सब क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊलर झील। ऊलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सांभर झील के बारे में देख लेते हैं। तो सांभर झील यह भारत का सबसे अधिक खारे पानी की झील क्या है, सांभर झील है, जो राजस्थान राज्य में है। सांभर झील किस राज्य में है, तो ये राजस्थान राज्य में है। ऊलर झील किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और तुलबुल परियोजना ऊलर झील पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है, तो ऊलर झील पर स्थित है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। तो सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या। अयोध्या कहाँ है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हमने कहा था नहीं कि हर एक ऑप्शन पे भी आंसर आपको मिलता रहेगा। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, सूरत बसा हुआ है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, हाँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, है ना। आगे कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया। तो पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, है ना। अब जवाहरलाल नेहरू ने एक और नारा दिया था, आराम हराम है। आराम हराम है भी जवाहरलाल नेहरू ने ही नारा दिया था। भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सब किसने नारा दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था।
मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? तो मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे ने नारा दिया था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन से हमने कई क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे कह रहा है नील नदी की देन किसका भौगोलिक उपनाम है? नील नदी की देन किसका भौगोलिक उपनाम है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र। मिस्र का नील नदी की देन, ये मिस्र का भौगोलिक उपनाम है। जापान का भौगोलिक उपनाम क्या क्या होता है देख लेते हैं हम। सूर्योदय का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सुकुमार फूलों का देश, ये किसका भौगोलिक उपनाम है? तो ये जापान का भौगोलिक उपनाम है। रोम के भौगोलिक उपनाम को देख लेते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर, पोप का शहर, रक्तवर्ण महिला, ये सब और भी है, पश्चिम का बेबीलोन, इंटरनल सिटी, ये सब रोम के भौगोलिक उपनाम हैं। कनाडा के भौगोलिक उपनाम को देख लेते हैं। तो लिली का देश, ये जो कनाडा का भौगोलिक उपनाम है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। आगे कह रहा है लीना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो लीना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? लीना नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेकाल पर्वत से लीना नदी क्या होती है? निकलती है। और इसका संगम स्थल मतलब कहाँ जाकर ये मिलती है? तो आर्कटिक महासागर में जाकर लीना नदी मिल जाती है। लीना नदी बेकाल पर्वत से निकलती है, मतलब उद्गम स्थल उसका बेकाल पर्वत है, और संगम स्थल कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में है। अब हम ऑप्शन बी को देख भी लेते हैं, इसका भी आंसर जान लेते हैं कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नील नदी क्या होता है? विक्टोरिया झील से निकलती है। मतलब नील नदी की उद्गम स्थल कहाँ पर है? विक्टोरिया झील है। और नील नदी का संगम स्थल कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। नील नदी भूमध्य सागर में उसका संगम हो जाता है। गिनी जो है, ये नाइजर नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो गिनी है। नाइजर नदी गिनी से क्या होती है? निकलती है। और इसका संगम स्थल मतलब कहाँ जाकर मिलती है? तो गिनी की खाड़ी में जाकर क्या होती है? ये मिल जाती है। तो आगे ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, तिब्बत का पठार। तो यांगसी नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो को हम कहेंगे कि एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है ये पूरा वीडियो, है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया है ना। तो आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। आगे कह रहा है कि कीव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कीव जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नीपर नदी के किनारे क्या हुआ है? कीव बसा हुआ है। और नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो काहिरा, है ना। काहिरा जो है ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और सीन जो है, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पेरिस शहर जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर को। किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है देख लेते हैं। तो भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। मुंबई को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है मुंबई को। कोयम्बटूर को देख लेते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, इसके बारे में क्या है। तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे तीसरे राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा पहला हो जाएगा। एस राधाकृष्णन ये कौन से थे? ये दूसरे राष्ट्रपति थे। और वीवी गिरी ये कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 31 हो जाती है। कितनी होगी? 31 हो जाएगी। 19 राज्यसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य की होती है? तो महाराष्ट्र राज्य की 19 राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है। 11 राज्यसभा सदस्यों की संख्या किस किस राज्य की होती है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की 11 राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है। तमिलनाडु की
18 होती है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। किसकी? तमिलनाडु की होती है। तो आगे कह रहा है दाल का उत्पादन करने वाला विश्व में पहला देश कौन सा है? तो दाल का उत्पादन करने वाला विश्व में पहला देश कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा? भारत जो है ये दाल का उत्पादन करने वाला विश्व में सबसे पहला देश है। और चीन के बारे में देख लेते हैं। तो तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व में पहला देश है कौन? चीन है। तो चीन जो होता है तंबाकू उत्पादन करने में सबसे पहले स्थान पर आता है। आगे देख, कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है? कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बनिहाल दर्रा के बारे में देख लेते हैं। तो बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है और बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का क्या होता है? मार्ग गुजरता है। और सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा से देख लेते हैं। तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा क्या होता है? शिमला से तिब्बत को क्या करता है? जोड़ता है। काराकोरम दर्रा क्या होता है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। तो ये सब भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछ लेगा तो काराकोरम दर्रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पद्मा के नाम से बहती है। ये क्वेश्चन बार कई एग्जामों में पूछा गया है ना। तो एक और ये देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो अगर गंगा नदी पूछे तो पद्मा हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से गुजरती है? तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? जमुना हो जाएगा, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो जमुना के नाम से बहती है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। तो भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सिस्मोग्राफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर, ये बैरोमीटर के बारे में देख लेते हैं। तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। बैरोमीटर जो होता है यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। बैरोग्राफ ऑप्शन सी के बारे में देख लेते हैं। तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। अल्टीमीटर के बारे में देख लेते हैं। तो अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोगों की दोहराने में भी आसानी हो, क्योंकि इस समय रिवीजन ही कर रहे होंगे आप लोग जिनका एग्जाम कल होगा। और आप लोग हाँ ये भी कमेंट करके बताइए कि किन किन लोगों का एग्जाम कल है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप लोगों का रिवीजन भी होता जा रहा है आप लोगों का, है ना। आगे कह रहा है कि आयतन का यसाई मात्रक होता है। तो आयतन का यसाई मात्रक क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा, घन मीटर होता है। क्या होता है? घन मीटर होता है। वर्ग मीटर किसका यसाई मात्रक है? तो क्षेत्रफल का यसाई मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। मीटर प्रति सेकंड ये किसका यसाई मात्रक है? तो चाल का यसाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर किसका यसाई मात्रक होता है? तो लंबाई का यसाई मात्रक होता है मीटर होता है। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ओस्मियम। कौन है? ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। और इसके हर एक पॉइंट को मैंने बताया था कि हर एक पॉइंट से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। तो हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि बेरिलियम के बारे में देखते हैं। तो ये धातु का मुख्य अयस्क है। बेरिलियम जो है ये धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम के बारे में देख लेते हैं। तो एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। अब ये पूछे कि एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन सी है? तो फ्रांसियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। क्या है? ये सबसे कठोर धातु है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब मोसले के बारे में देख लेते हैं। तो मोसले ने क्या किया था? परमाणु क्रमांक की खोज की थी। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोसले ने की थी। यूरे कौन है? यूरे किसी की खोज किए थे? तो भारी जल जो थे यूरे ने की खोज की थी। और डेवी ने किसकी खोज की थी? तो मैग्नीशियम कैल्शियम की खोज डेवी ने की थी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाल दवा। क्या है? लाल दवा होता है। और इसका सूत्र भी देख लेते हैं। तो KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4 होता है। नौसादर के बारे में देख लेते हैं। तो नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है?
अल्मोनियम क्लोराइड होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। क्या होता है, NH4Cl होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, भारी जल का होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एडिसन ने किया था। किसने किया था, एडिसन ने। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था। फैराडे ने किसका आविष्कार किया था, तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार फैराडे ने किया था। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं हम लोग, सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था, तो टाइप मशीन का आविष्कार सोल्ज ने किया था। आगे कह रहा है कि पानी का हिमांक बिंदु डैश है, तो पानी का हिमांक बिंदु डैश है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, देखते हैं कि कितने लोगों की तैयारी हुई है। अगर इसका आंसर जो जो बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि उनका तैयारी अच्छे से हो गया है ना। तो पानी का हिमांक बिंदु डैश है, इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, तो वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे कह रहा है केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए राइट हमारा आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और डुजार्डिन ने किसकी खोज की थी, तो डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की। डुजार्डिन ने किसकी खोज की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी। और पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, सेब का खाने योग्य भाग होता है। और पुष्पासन, नाशपाती का भी खाने योग्य भाग क्या होता है, पुष्पासन ही होता है। बीजपत्र किसका किसका खाने योग्य भाग होता है, तो हम देख लेते हैं, काजू और सिंघाड़ा का ये बीजपत्र ही होता है खाने योग्य भाग। और एरिल ये किसका खाने का योग्य भाग होता है, तो लीची का एरिल होता है खाने योग्य भाग। ऑप्शन डी को भी हम देख लेते हैं कि फल भित्ति किस किस की खाने योग्य भाग होता है, तो अमरूद, अंगूर और शरीफा का फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। आगे देखते हैं कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। एल्गोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। और ब्रायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा हो जाता है। क्या है, त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। हृदय क्या है, सबसे व्यस्त अंग है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है, तो हृदय होगा। यकृत क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। और सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, वो फीमर होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और हर एक चीज़, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 38। बिल्ली में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 38 होती है। 26 किसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मेढक में 26 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन सी हमारा 46 कह रहा है, तो 46 किसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन सी डी हमारा क्या कह रहा है, तो 44। तो 44 किसमें होती है, तो खरगोश में 44 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। आगे कह रहा है रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्विनोन क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी किसकी कमी के कारण होता है, तो रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति का कम होना, ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का देख लेते हैं रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये सब विटामिन सी की कमी के कारण
रोग होते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो डिप्थीरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, श्वास नली को। सॉरी नला लिखा हुआ है, श्वास नली हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए हमारा जो कह रहा है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को देख लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र को टिटनस रोग प्रभावित करता है। कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को टिटनस रोग जो होता है ये प्रभावित करता है। फेफड़ा को कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो क्षय रोग, निमोनिया, ये क्या होते हैं, फेफड़े को प्रभावित करते हैं। आंत को कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो हैजा और टाइफाइड, ये जो रोग हैं ये आंत को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर ये कह रहा है कि गुर्दे का भाग लगभग डैश ग्राम होता है, तो गुर्दे का भाग लगभग डैश ग्राम होता है, तो ये कितने के ग्राम के बराबर होता है, तो हमारा ऑप्शन डी भी है दिया हुआ है, और ऑप्शन सी और बी और ए भी कह रहा है। तो आप लोग इसका आंसर खुद बताइएगा, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों ये इसका राइट आंसर बताते हैं। और आप लोगों को कल जिनका भी एग्ज़ाम कल है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए बिना डर। और इस वीडियो को अगर एक बार अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।